बहुत टाइम बाद इतना सुंदर मौसम देखने को मिल रहा है। This place behind me is the reason why Japan is Japan. तो आज की वीडियो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, लेकिन आज लॉन्च के अंदर 2 घंटे मैं दबा के पढ़ने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरी पढ़ाई जो है वो थोड़ी ढीली हो गई है समहाउ यूट्यूबिंग के चक्कर में। एक बहुत अच्छी लाइन है, द डीपर द रूट्स द टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर द ट्री ग्रोज। जापान सबसे टॉप आता है लिस्ट में जब बात होती है डिसिप्लिन की, वर्किंग एथिक्स की, सिविक सेंस की, सिंसेरिटी की, NXYZ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ जापान के अंदर स्कूलिंग सिस्टम जो है ना वो कैसे वर्क करता है। तो ऐसे क्या क्या डिफरेंसेस है इंडियन स्कूलिंग सिस्टम्स के अंदर, जापान स्कूलिंग सिस्टम के अंदर, कहाँ पे जापान बेटर है, क्या क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं जापान स्कूलिंग सिस्टम्स के थ्रू, क्या क्या चीज़ों के अंदर इंडिया बेटर है, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है दोनों में और क्या क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे बड़ा और सबसे कॉमन डिफरेंस है वो है क्लीनलीनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू गाइज नो, मैं ये पर्टिकुलरली हाई स्कूल लेवल्स के स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, जो भी बच्चे 6 साल से लेकर 10 साल के बीच में होते हैं, मतलब आप फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास के स्कूल के बच्चों को समझ लो। जापान के अंदर स्टूडेंट्स ही अपने क्लासरूम को, टॉयलेट्स को और कोई भी फैसिलिटी स्कूल्स की जो यूज़ करते हैं उसको खुद से क्लीन करते हैं। एंड नॉट जस्ट इन स्कूल्स, मैं टाइकोंडो भी सीखना चाहता था। टाइकोंडो के बाद मैंने रिसेंटली बॉक्सिंग भी चालू करी थी। जब हमारी प्रैक्टिस खत्म होती थी तो यूजुअली हमको झाड़ू पोछा पकड़ा दिया जाता था। एक का काम होगा कि वो गीले कपड़े को फर्श पे मारेगा, दूसरा मॉपिंग कर रहा है, एंड हमारा सेशन वो तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक हम चमका नहीं देते पूरे स्टूडियो। वही चीज़ स्कूलों के अंदर भी होती है। एंड दिस सिंपल थिंग बिल्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर वर्क at a very young age. But वहीं पर अगर मैं बात इंडिया की करूँ, then in India cleaning is a little outsourced. Students don't really develop such habits at such a young age. Second point आता है हमारा डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट। जापान के अंदर डिसिप्लिन को काफ़ी प्रायोरिटी दी जाती है, I would say more than academics. अगर मैं कुछ एग्जाम्पल दूँ तो पहला तो है ओसोजी, जहाँ पे होता है कि स्टूडेंट और टीचर मिलके क्लासरूम, टॉयलेट्स और हॉल्स को क्लीन करते हैं। क्योंकि टीचर भी इन्वॉल्व हो रहा है स्टूडेंट के साथ, तो ये उनको सिखाता है दैट देयर इज नो सोशल हायरार्की। ऑल्सो बच्चे सीखते हैं दैट क्लीनिंग द एनवायरनमेंट इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड आता है लंच ब्रेक के टाइम, जिसे बोलते हैं क्यूशोकू। क्यूशोकू होता है कि स्कूल के अंदर टिफिन्स बंटते हैं, स्कूल के अंदर खाना बंटता है स्टूडेंट्स को। जो भी खाना स्टूडेंट्स के लिए आता है और लंच टाइम होता है, उसको बांटने के लिए कोई वॉलंटियर्स हाई नहीं किए जाते। वो यही 6 साल से लेकर 10 साल के बच्चे जो हैं छोटे छोटे, कुछ लोग लाइन में लगे हैं और वही स्टूडेंट्स हैं टर्न बाय टर्न खाना दूसरे स्टूडेंट को बांट रहे हैं। और इस टास्क जो ये परफॉर्म कर रहे हैं इसको बोलते हैं तोबान खात्सुदो। ये उनको सिखाता है ह्यूमिलिटी, इक्वालिटी और टीम वर्क एट अ वेरी डीप लेवल। इंडिया भी थोड़ा बहुत वेस्टर्न स्टाइल से मिलता जुलता है। हमारी सोसाइटी भी काफ़ी डाइवर्स है, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग कास्ट, रिलीजन, स्टेट्स के लोग सब एक साथ रहते हैं, खाते पीते हैं। ऑल्सो इन इंडिया इंडिविजुअल एक्सप्रेशन इज अ थिंग विच इज नॉट हियर इन जापान, क्योंकि यहाँ पे कई बार आपको अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करना पड़ता है जस्ट सो दैट यू डोंट एंड अप ऑफेंडिंग अदर्स। एंड कई बार अपने आप को फुली एक्सप्रेस प्रेजेंट नहीं कर पाता वो। एंड जो मैंने रिस्पेक्ट वाली बात बोली, अपने इंडिया के अंदर भी काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। बचपन से गुरु शिष्य का रिलेशन जो है वो बच्चों को बताया जाता है, सिखाया जाता है। बट देयर इज वन थिंग दैट आई पर्सनली फील, ये चीज़ें सिखाने से ज़्यादा इन्फोर्स्ड की जाती है स्टूडेंट्स पे। बाकी तीसरी चीज़ आती है पेरेंट एंड सोसाइटल रूल्स। ऐसा लगता है जापान के अंदर जो है ना, डिसिप्लिन को प्रायोरिटी दी जाती है एंड उसके बाद एकेडमिक्स वगैरह चीज़ें आती है नहीं। बट इंडिया के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एकेडमिक्स में अच्छे हो तो कई बार आपके डिसिप्लिन इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है। एंड जापान में ऐसा नहीं है। कुछ सोचो, यहाँ पे पहले 3 साल कोई टेस्ट वगैरह, एग्जाम्स वगैरह नहीं होते। यहाँ पे बच्चों की सिविक सेंस, बच्चों का डिसिप्लिन, बच्चों को ह्यूमिलिटी, ये सब सिखाई जाती है। तो दिस पॉइंट प्रूव्स इटसेल्फ कि डिसिप्लिन को पहले जापान पुट कर रहा है, उसके बाद एकेडमिक्स आता है। एग्जामिनेशंस वगैरह, टेस्ट वेस्ट वगैरह, असाइनमेंट्स सभी आपके बाद में जाके चालू होते हैं। एंड रिजल्ट तो हम देख ही रहे हैं। तो अपने जापान के अंदर ये मैं अगेन 6 साल से लेकर 10 साल के बच्चों की बात कर रहा हूँ, विच मीन्स पहली क्लास के बच्चों से लेकर 5वीं क्लास के बच्चों तक। हमारे इंडिया के करिकुलम के अंदर सब्जेक्ट्स होते हैं मैथमेटिक्स, होम साइंस, जीके, व्हाट एल्स, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। बट जापान के अंदर कुछ ऐसे एडिशनल सब्जेक्ट हैं विच आर प्योरली फोकस्ड टू बिल्ड दैट कैरेक्टर। 1 दोतोकू, which is moral educations. The second one is खाते, which means home economics. तो अपने इंडिया के स्कूल के अंदर भी ये चीज़ें एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाई जाती होगी, बट in the end, I do agree कि somehow academics dominate, and this is a very critical time यार. I think अब ये subjects जो है ना वो implement हो जाने चाहिए. Examples हम देख रहे हैं, इतने सारी videos, इतने सारे news, इतने सारे articles circulate हो रहे हैं, and अब भी अगर change नहीं आ रहा तो
कब। एंड देन कुछ चीज़ें इसमें ऐसी भी है जहाँ पे हमारा जिस तरीके से हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम वर्क करता है वो काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद है। जापानीज स्कूल से कंपैरिजन करो तो पहला तो है कि भाई बचपन से बच्चों को इंग्लिश सिखाई जाती है, सो उनको बाद में दिक्कत नहीं होती। बट यहाँ के स्टूडेंट्स काफ़ी स्ट्रगल करते हैं भाषा को सीखने में। बचपन से ही इनके खुद के कल्चर को काफ़ी एम्फेसिस दिया जाता है। सो वो एक क्यूरियोसिटी जो होती है ना, वो एक स्टेज जो होती है जहाँ पे यू फील लाइक यू वांट टू स्टडी अदर कल्चर्स एज वेल, वो बिल्डअप नहीं हो पाती। आई थिंक दिस इज द रीजन व्हाई दे आर नॉट एबल टू कैच अप अदर लैंग्वेजेस एज फास्ट एज वी डू। डाइवर्सिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर हियर आई फील। सेकेंड है फ्रीडम, खुद को एक्सप्रेस आप खुल के कर सकते हो यहाँ पे। शायद इन कम्युनिकेशन वी आर फार बेटर देन पीपल हियर, बिकॉज कम्युनिकेशन इन द एंड इज ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ इन द बेस्ट वे पॉसिबल। एंड सिंस स्टार्टिंग से ही यहाँ पे सप्रेशन वाला फैक्टर रहा है, सो आई थिंक दिस थिंग हॉल्ट द फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन। एंड सेकंड अगर बात करूँ हाउ जापानीज स्कूल्स आर बेटर देन इंडियन स्कूल, देन आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड a lot about it। यहाँ पे डिसिप्लिन आता है, लाइफ स्किल्स आती है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन आता है, क्योंकि यहाँ पे भाई कई स्कूलों के अंदर बच्चों को खुद से गवर्नमेंट जो है वो लंच बॉक्स फूड जो है प्रोवाइड करती है। पर्सनली मुझे जो चीज़ें लगती है कि इंडिया के अंदर जल्द से जल्द इंप्लीमेंट कर देनी चाहिए, और अगर ये इंप्लीमेंट होती है तो आने वाले कुछ सालों में, लेट्स से 10-15 सालों में, इमीडिएट तो इसका इफेक्ट पड़ेगा नहीं। एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई यू विल सी अ मैसिव डिफरेंस। एंड दिस कॉमन पॉइंट्स आर, ये जो क्लीनिंग वाला पॉइंट था ना मेरा, मैं हाई स्कूलों की बात नहीं कर रहा। उस टाइम पे हमारी बुद्धि स्ट्रांग हो जाती है, वो स्टेज ऐसा है कि हमें लगता है कि हमें जो पता है वो बेटर है, ये कौन होते हैं सिखाने वाले। बचपन में आप चीज़ों को जल्दी ग्रैब करते हैं क्योंकि आप लड़ नहीं रहे होते उससे, यू आर वेरी वल्नरेबल टू एवरीथिंग। सो आई वुड से अगर ये छोटी उम्र में बच्चों को सिखाया जाए, एंड नॉट जस्ट बच्चे, टीचरों के साथ ऐसी एक्टिविटीज़ में बच्चे इन्वॉल्व हो जहाँ पे क्लासरूम क्लीनिंग, टॉयलेट्स क्लीनिंग, ये सब चीज़ें अगर हो तो आई थिंक दिस थिंग विल बिल्ड रिस्पेक्ट फॉर लेबर एंड एनवायरनमेंट। मॉरल एजुकेशन शुड बी देयर एज अ सब्जेक्ट। अगला है बच्चों को इतनी छोटी उम्र में एकेडमिक्स पे ज़्यादा प्रेशर ना डाल के उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट पे भी इक्वल डिवीजन होना तो भाई बात बन जाए। ऑलरेडी बच्चों पे एकेडमिक्स का इतना बोझ रहता है, उसके ऊपर से आप ये 2-3 सब्जेक्ट और ले आएंगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ सोल्यूशन। देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस बिटवीन एकेडमिक्स एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। सो एज अ कंक्लूजन आई थिंक कि दोनों जगहों पे अपने स्ट्रेंथ्स एंड अपने अपने वीकनेसेस, हमको जहाँ पे चीज़ें ज़रूरत है हमको वो उस देश से, उस सिस्टम से लेने में और अपने वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने में झिझकना नहीं चाहिए, बिकॉज इन द एंड ग्रोथ इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। एंड आई थिंक दिस वर्ल्ड नीड्स मोर कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग्स देन इंटेलिजेंट वंस। मुझसे कभी कभी लोग पूछते हैं, जब भी वो सुनते हैं कि मैं जापान में इतने टाइम से रह रहा हूँ, भाई एनीमे के फ़ैन हो क्या, भाई एनीमे देखते हो क्या, भाई कौन सा एनीमे पसंद है बताओ। मेरा बचपन पूरा एनीमे देखते देखते गुजरा है, पोकेमोन, बेब्लेड। बट अगर अभी के टाइम की मैं बात करूँ एंड ये क्वेश्चन अपने आप से अभी पूछूँ कि भाई मैं एनीमे का फ़ैन हूँ कि नहीं हूँ, एनीमे देखता हूँ कि नहीं हूँ, आई विल से आई डोंट वॉच एनीमे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं एनीमे पसंद नहीं करता। द रीज़न वाई आई डोंट वॉच एनीमे, क्योंकि अगर मैंने एक एपिसोड भी देखना चालू कर दिया ना, देन आई वोंट स्टॉप वॉचिंग द होल सीरीज। दिस इज़ द रीज़न वाई आई डोंट वॉच एनीमे। लेकिन हाल ही में आप लोगों को तो पता ही है, डीमोन स्लेयर की जो अभी नई मूवी आई है, तोड़ रही है बढ़िया। जापान के अंदर तो तोड़ा ही तोड़ा, बाहर के देशों में, इंडिया में, हर जगह पे मस्त परफॉर्म कर रही है। एंड मैंने टच भी नहीं किया था डीमोन स्लेयर को, बट जिस हिसाब से इंटरनेट पर डीमोन स्लेयर छा रखा था ना, इट वॉज लाइक इट ड्रॉज माई अटेंशन एंड आई वाज लाइक कि कुछ तो बात है। तो मैंने दोस्तों से पूछा कि क्या मेरे को जाके ये सिनेमा में देखनी चाहिए डायरेक्ट, क्योंकि मेरे पे पहले का कोई रेफरेंस नहीं है। तो उन्होंने बोला कि यार इतनी खतरनाक मूवी है ना ये, और फर्स्ट टाइम ही रहता है, इस पल को वेस्ट मत कर, पहले के एपिसोड्स खत्म कर एंड तब इसको देख, तब तुझे समझ आएगी, तब तू 100% अपने आप को उस मूवी के अंदर डाल पाएगा। एंड कल में मैंने एक सीरीज खत्म कर दी, और अपने रिव्यूज तो मैं क्या ही दूं। आई वुड से कि जापान की एनिमे इंडस्ट्री है ना, ये भाई इररिप्लेसेबल है। बट एनीवे, डीमन स्लेयर मैंने चालू कर दी है, एंड खत्म होने के बाद मैं अपना वो सिनेमा के अंदर शायद मेरा पहला एनीमे होगा जो मैं देखने जा रहा हूँ, एंड वो भी इतना बड़ा एनीमे जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए पिछले एनीमेस के। एंड आई गेस मुझे 1 महीना तो लग ही जाएगा। एंड मैं पढ़ रहा था एनीमेस के बारे में कि जापान में कहाँ से चालू हुआ, एनीमे का जो ये सफ़र था, बहुत लंबा सफ़र तैयार किया इसने। स्टार्टिंग में अर्ली टाइम्स में एक लकड़ी होती थी, उस लकड़ी को खोद के उस पर ड्रॉ किया जाता था, एंड वहाँ से कहानी चालू हुई थी। फिर मांगा आती है, फिर थिएटर खुलते हैं जहाँ पे शोज होते हैं, शोज में बुद्धिज़्म, शिंतोइज़्म, इनकी जो मिथोलॉजीज है उसको प्रेजेंट किया उन थिएटर्स के थ्रू। एंड ऐसे ही चलते एक आर्ट
जन्म लेती है जो था एनीमे। इतना लंबा इतिहास रहा है, दैट इज व्हाट गिव्स एनीमे अ डेप्थ। अब इस लेवल तक पहुंच चुकी है इंडस्ट्री की भाई इसकी कॉपी नहीं की जा सकती। एंड कभी कभी मुझे लगता है ना कि ये मूवीज़ वगैरह, शोज़ वगैरह जो होते हैं, हम इन चीज़ों से बहुत एफिशिएंटली जो है ना सीखते हैं एज़ कम्पेयर टू बुक्स। एंड साइंस भी इस बात को मानता है। बहुत सारे रीजंस है जो साइंस ने दिए हैं, जिसमें से पहली थ्योरी थी ड्यूअल कोडिंग थ्योरी। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन 2 ways। फर्स्ट इज विजुअली एंड सेकंड इज वर्बली। एंड जो मूवीज़ होती है, एनिमेशंस होते हैं, लेट्स से, इसके अंदर नरेशन भी होती है एंड विजुअल्स भी होते हैं। और दूसरी जो थ्योरी थी कॉग्निटिव लोड थ्योरी। ये थ्योरी बोलती है कि हम ह्यूमंस एज अ ह्यूमन काफ़ी लिमिटेड है, तो हमारी वर्किंग मेमोरी है वो भी एक हद तक लिमिटेड है। तो जब भी हम पढ़ रहे होते हैं कुछ चीज़, कॉग्निटिव लोड पड़ता है हमारे दिमाग पे। तो मूवीज़ के अंदर ऑलरेडी इतना प्री वर्क कर रखा होता है, स्टोरी टेलिंग पे, नरेशन पे, प्लॉटिंग पे ऑलरेडी इतना वर्क कर रखा होता है, माइंड को स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता। मूवी में बस देखना है, सब कुछ अच्छे से बता रखा है, प्लॉट डिसाइडेड है, इट टेक्स यू ऑन अ जर्नी। तो वहाँ पे कॉग्निटिव स्ट्रेस कम होता है एंड इसी लेस कॉग्निटिव स्ट्रेस के कारण हम चीज़ें बहुत जल्दी सीखते हैं।